हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। 15 जुलाई 2021 और आज के द हिंदू न्यूज़पेपर को हम लोग डिस्कस करेंगे, एनालिसिस करेंगे। आप इसकी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम से, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या सीधा परिवर्तन आईएएस एकेडमी टेलीग्राम पर लिखकर भी आप लोग सर्च कर सकते हैं। सबसे पहले बात करें, गवर्नमेंट ने डायरेक्ट करा प्राइवेट सेंटर को कि वैक्सीनेशन के पेस को स्टेप अप करना है। अगर आपको याद होगा, वैक्सीनेशन पॉलिसी को लेकर 75% सेंट्रल गवर्नमेंट और 25% प्राइवेट जो हॉस्पिटल है, प्राइवेट सेंटर को प्रोक्योरमेंट की परमिशन दी गई थी। इस बारे में पढ़ेंगे। कल ही हमने पढ़ा था कि भारत के अंदर वैक्सीनेशन की जो स्पीड है उसमें 60% तक कमी आई है, और बहुत सारे स्टेट ये बोल रहे हैं कि उनके पास वैक्सीन की डोज नहीं है, नंबर ऑफ डोजेज की कमी है, शॉर्टेज, और बहुत सारे सेंटर्स को बंद करना पड़ा क्योंकि उनके पास एग्जैक्ट नंबर ऑफ डोजेज नहीं है। इसके अलावा यहाँ पर स्टेट एक मॉनिटरिंग करा गया, उनकी प्रोग्रेस को स्टेट से पूछा गया और स्टेट से बोला गया कि आप जो शॉर्टेज की क्लेम कर रहे हैं, इस तरह की कोई इश्यूज़ नहीं है, और इसमें और ज़्यादा प्रोग्रेस करने की या स्टेट्स को जो है इसमें काम करने की रिक्वायरमेंट है, या स्टेट को भी बूस्टअप करने की। इसमें सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आ रही है वो प्राइवेट सेंटर, यानी प्राइवेट सेंटर ने या तो प्रोक्योरमेंट नहीं किया या बूस्टअप नहीं किया, उसको फोकस करने की ज़रूरत है। स्टेट गवर्नमेंट को ये बोला गया है। इनके अलावा अगर आप देखेंगे, कई सारे स्टेट और यूनियन टेरिटरीज़ के जो एक सेक्रेटरीज हैं उनसे बात करी हेल्थ सेक्रेटरी के द्वारा, और उन्होंने बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट को बोला कि प्राइवेट सेंटर में जो वैक्सीनेशन को लेकर एक प्रोसेस के अंदर पार्ट है, इनके अलावा रिप्रेजेंटेटिव इसके अंदर रहे भारत बायोटेक के और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के, उनके साथ भी बातचीत करेगी, और जो कंसर्न आ रहे हैं वैक्सीनेशन के इस प्रोसेस में उसके बारे में डिस्कशन किया गया। अगर आप प्राइवेट सेंटर के बारे में बात करेंगे तो मिनिस्ट्री की तरफ से बोला गया कि भारत में ओवरऑल 39.59 करोड़ डोजेज जो है वो प्रोवाइड की जा चुकी है स्टेट और यूटी को, और बहुत सारी डोजेज जो है पाइपलाइन के अंदर है। इन सब के अलावा यहाँ पर एक जो कंसर्न अभी भी है वो है वेस्टेज को लेकर, और वेस्टेज का नंबर के बारे में जब दिल्ली हाई कोर्ट ने एक स्टेटमेंट दी थी कि अगर सिंगल डोज भी वेस्ट होती है तो ये भी क्रिमिनल केसेस के अंडर ही काउंट किया जाएगा। तो ये एक इन्फॉर्मेशन टाइप में न्यूज़ थी, हो सकता है एग्जामिनेशन में आए वैक्सीनेशन, क्योंकि गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि इस साल के अंत तक यानी 31 दिसंबर तक भारत की अडल्ट पॉपुलेशन 18+ को वैक्सीनेट करना है। हालांकि जिस हिसाब से नंबर है थोड़ा मुश्किल ये लगेगा। इसको लेकर एक एडिटोरियल भी आया, वहाँ पर भी हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन लेकिन इम्पोर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन क्या है, जून महीने में होलसेल प्राइस इंडेक्स में इन्फ्लेशन जो है उसमें थोड़ी सी कमी हुई है, 12.07%। अगर आप इससे पूछें कि किस तरह के एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आते हैं उसके बारे में बात करेंगे। यहाँ पर बात की जा रही है कि ये कम क्यों हुई है थोड़ी सी। इसका मतलब ये है कि लो बेस इफेक्ट, एक वर्ड यूज़ किया गया है। इकोनॉमी में जितने भी क्वेश्चन आप देखेंगे प्री में खासकर, वो एक तरीके से आप वर्ड्स को लेकर, डेफिनेशन को लेकर, इस तरह की टर्म्स को लेकर क्वेश्चन होते हैं। तो लो बेस इफेक्ट क्या होता है? बेस इफेक्ट का मतलब बेसिकली क्या होता है, पिछले साल के कंपेयर में इस साल इन्फ्लेशन में जो चेंज होता है उसको आप कंसिडर कर सकते हैं बेस इफेक्ट में। इसके अलावा आप देखेंगे रिसेंट में चाहे फ्यूल प्राइसेस का इंक्रीज होना हो, पेट्रोल प्राइसेस का इंक्रीज होना हो, डीजल का या मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट का, ये सारे इन्फ्लेशन को प्रभावित करते हैं। इससे पहले हमने देखा था कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, और आरबीआई अगर इन्फ्लेशन को मेजर करेगा तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को वो कंसिडर करता है, क्योंकि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है डायरेक्टली लोग जो आप सामान्य नागरिक है या आम लोग हैं उनके ऊपर कितना प्रभाव पड़ रहा है उसको एनालिसिस करने में मदद करता है। तो इसलिए ज़रूरी है। आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, ये पहला क्वेश्चन है, होलसेल प्राइस इंडेक्स को रिलीज़ कौन करता है, और दूसरा होलसेल प्राइस इंडेक्स का बेस ईयर क्या है, वो आप नीचे कमेंट करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे थर्ड एक आप इन्फॉर्मेशन फ्रंट पेज पे भारत के फॉरेन मिनिस्टर या एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर अफगानिस्तान को लेकर एक मीटिंग होती है, बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। हालांकि इसमें केवल अफगानिस्तान नहीं है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मिनिस्ट्रियल मीटिंग थी। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में टोटल 8 कंट्रीज है, राइट। इनके अलावा ये मीटिंग होती है ताजिकिस्तान की कैपिटल दुशांबे के अंदर, और इसमें फोकस रहता है अफगानिस्तान के अंदर कैसे पीस एस्टेब्लिशमेंट की जा सकती है। तो इसमें यहाँ पर भारत की तरफ से जो पार्टिसिपेशन किया गया, हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने बोला कि 1996 में जो तालिबान ने पावर कैप्चर कर ली थी अफगानिस्तान के अंदर, उस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए, यानी पास्ट को फ्यूचर की तरह कंसिडर नहीं करना चाहिए। और यहाँ पर आप देखेंगे स्टेटमेंट आप इनकी पढ़ेंगे, द वर्ल्ड इज अगेंस्ट सीजर ऑफ पावर बाय वायलेंस एंड फोर्स,
इट विल नॉट लेजिटिमाइज सच एक्शन, यानी दुनिया इस तरह के वायलेंस और फोर्स के द्वारा किसी भी ज़मीन को हड़पना या आप बोलेंगे सेज करना, कैप्चर करना उनके अगेंस्ट है। और इनके अलावा उन्होंने कई कंट्री के जो फॉरेन मिनिस्टर उनसे भी बातचीत करी, क्योंकि 8 कंट्री के तो फॉरेन मिनिस्टर हैं ही। इसके अलावा वहाँ पर अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर भी उन्होंने पार्टिसिपेशन किया था। देखिए अफगानिस्तान कंटिन्यू न्यूज़ में है। अफगानिस्तान, तालिबान और दूसरे जो कंट्रीज़ हैं उनके बीच में प्रोसेस हुआ है किस चीज़ को लेकर, पीस प्रोसेस 3 जगह पर ये हुए हैं, तो इनको ध्यान रखना। दोहा, मॉस्को और इस्तांबुल, हार्ट ऑफ एशिया, ये भी इंपॉर्टेंट है। कई बार यूपीएससी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकती है कि इस्तांबुल, हार्ट ऑफ एशिया किससे रिलेटेड है, किस कंट्री से रिलेटेड है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो इस तरह क्वेश्चन के लिए रेडी रहने। इसके बाद पेज नंबर 5 पे आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने मूव करा है सुप्रीम कोर्ट में अगेंस्ट तेलंगाना। यहाँ पर इसके बारे में बात करेंगे। रिसेंटली आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच में कृष्णा वाटर को लेकर डिस्प्यूट है, और ये डिस्प्यूट पहली बार नहीं है, इससे पहले भी इस तरह के डिस्प्यूट थे, लेकिन कुछ नई चीज़ें इसमें हुई है। तो यहाँ पर आंध्र प्रदेश की तरफ से जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर पिटीशन फाइल करी गई है, इसमें बोला गया कि कृष्णा वाटर फॉर ड्रिंकिंग एंड इरिगेशन जो है ये लोगों को उनके जो बेसिक राइट्स है उससे डिप्राइव करता है। यहाँ पर इसके बारे में बात करेंगे। और अगर आप देखेंगे आंध्र प्रदेश ने अक्यूज़ करा तेलंगाना को कि इलीगली वो कृष्णा वाटर फॉर हाइडल प्रोजेक्ट के लिए, यानी कृष्णा वाटर का जो वाटर है वो इलीगली इस तरह के हाइडल प्रोजेक्ट के थ्रू तेलंगाना जो है यूज़ करना चाहता है, उसके अगेंस्ट जो है ये पूरा का पूरा प्रोसेस सुप्रीम कोर्ट के अंदर वो लेकर गया आंध्र प्रदेश। और इसमें ड्रिंकिंग एंड इरिगेशन के जो राइट्स है आंध्र प्रदेश के, उनको प्रभावित करने का प्रयास किया जा रहा है। इनके अलावा यहाँ पर 2 चीज़ें बताएगी। पहला, आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 2014 और कृष्णा रिवर मैनेजमेंट बोर्ड का एक जो 2014 का एक्ट है और जो डायरेक्शन है सेंट्रल गवर्नमेंट को, उनको तेलंगाना ने इग्नोर किया, उसके अगेंस्ट जो है ये गए हैं सुप्रीम कोर्ट में। इन्होंने ये बोला कि फंडामेंटल राइट्स, जिसमें इंक्लूडिंग राइट टू लाइफ ऑफ इट्स सिटीजन, यानी किसी राज्य के या किसी देश के नागरिकों के जो राइट्स है उनको कहीं ना कहीं एक तरीके सीरियसली कंसर्न करता है, जिसमें आप देखेंगे अनकॉन्स्टिट्यूशनल, इलीगल और अनजस्ट एक्ट जो है तेलंगाना की तरफ से किया गया, ये स्टेटमेंट है आंध्र प्रदेश की। इनके अलावा अगर आप देखेंगे जून 28, 2021, यानी आंध्र प्रदेश और तेलंगाना इनके बीच में पहले से भी इशू था किस चीज़ को लेकर, कृष्णा वाटर रिवर को लेकर। लेकिन 28 जून 2021 को तेलंगाना गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया कि हाइडल जनरेशन के लिए और ज़्यादा पानी को जो है यूज़ कर सकते हैं, और हाइडल पावर अप टू 100% इंस्टॉल्ड कैपेसिटी। इस डिसीजन के अगेंस्ट जो है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, इन दोनों के बीच में आपने पढ़ा होगा कि दोनों की पुलिस एक दूसरे के सामने आ गई थी, और उस कॉन्टेक्स्ट में ये पूरा का पूरा इश्यूज आपको देखने को मिलेगा। इससे पहले मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने अपने 17 जून की कम्युनिकेशन के अंदर ये बोला था कि श्रीशैलम लेफ्ट पावर हाउस के अंदर जो डिसीजन लिया गया था कृष्णा रिवर मैनेजमेंट बोर्ड के द्वारा, उसको फॉलो किया जाए। केवल एमरजेंसी में ही ज़्यादा पानी रिलीज़ किया जा सकता है, यानी जो डिसीजन लिया जा सका उसके अकॉर्डिंग ही काम करिए। हालांकि इस चीज़ को लेकर आंध्र प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री से जुलाई 1 और जुलाई 7 को बातचीत करी और बोला कि अर्जेंट इंटरवेंशन होना चाहिए, क्योंकि ये आंध्र प्रदेश के मिलियंस ऑफ सिटीजन के लाइफ्स पर जो है वो कहीं ना कहीं एक तरीके सीरियस थ्रेट की तरह है। और इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट को ब्लेम किया गया है कि आपने एज इट इज़ स्टेटमेंट जो है वो नहीं दी इस पिटीशन के अंदर, ये फाइल करा गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक इशू है। भारत में न केवल आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, बहुत सारे स्टेट के बीच में वाटर डिस्प्यूट है, लेकिन क्योंकि साउथ इंडिया में जो वाटर डिस्प्यूट्स हैं, जिसमें आप इवन महाराष्ट्र को भी कंसीडर कर सकते हैं, महाराष्ट्र से लेकर कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, बहुत सारे स्टेट में, इसके पीछे एक बड़ा रीज़न है क्योंकि साउथ इंडिया की जो रिवर है वो एक तरीके से बहुत मॉनसून पर बहुत ज़्यादा डिपेंड है, वाटर का फ्लो बहुत ज़्यादा नहीं है। हालांकि ऐसा नहीं कि केवल ये साउथ इंडिया में भी, जैसे आप नॉर्थ इंडिया में भी देखेंगे बहुत सारे रिवर को लेकर, जैसे सतलुज, यमुना लिंक, हरियाणा एंड पंजाब के बीच में डिस्प्यूट है, बहुत सारे रिवर्स के बीच में डिस्प्यूट है। वाटर एक इम्पोर्टेंट सोर्स है और ये माना जाता है कि वाटर को लेकर आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है अगर हम उसको प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं करेंगे। इसके बाद बात करेंगे पेज नंबर 6 पर। पेज नंबर 6 पे एडिटोरियल पार्ट दिया गया।
एडिटोरियल पार्ट में कुछ एडिटोरियल्स को हम कवर करेंगे, कुछ एडिटोरियल आपको होमवर्क की तरह जो है छोड़ दी जाएंगे, आपको वो पढ़ना है, PDF के थ्रू आप पढ़ सकते हैं। इसके बाद सबसे पहले बात करेंगे रैंपिंग अप सप्लाई करके एक आर्टिकल दिया गया है। इसमें बात की जा रही है भारत में वैक्सीनेशन के पेस को कैसे बढ़ाना चाहिए और क्या किया जाना चाहिए, उन सब चीज़ों के बारे में डिस्कशन किया गया। यहाँ पर बात की जा रही है स्पाइक्स डिप्स इन वैक्सीनेशन रेट्स आर नॉर्मल बट इंडिया नीड्स टू गार्ड अगेंस्ट स्लैकनिंग। स्लैकनिंग का मतलब होता है ढीला ढाला या एक तरीके से सुस्त हो जाना, इस तरह की चीज़ों के अगेंस्ट काम करना। यानी वैक्सीनेशन में कभी अप कभी डाउन ये तो होना नेचुरल है, लेकिन भारत को इसके अगेंस्ट यानी जो स्लैकनिंग की जैसी एक्टिविटीज़ हो रही है उसमें काम करना पड़ेगा। यहाँ पर बात की जा रही कोविन डेटाबेस के अकॉर्डिंग भारत में पिछले एक वीक में 60% की कमी आई है वैक्सीनेशन के पेस में। जून 21 को भारत में सबसे ज़्यादा 91 लाख डोजेज जो है वो एडमिनिस्ट्रेट की गई। 21 जून क्योंकि वर्ल्ड योगा डे भी था और 21 जून से ही भारत में सेंट्रल जो वैक्सीनेशन पॉलिसी है वो लागू हुई, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट जो प्रोक्योरमेंट कर रही है वही एडमिनिस्ट्रेट कर रही है और वही एक तरीके से डोजेज को स्टेट को डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। इन सब के बीच में सेंट्रल गवर्नमेंट का ये प्लान, ये एक तरीके से टारगेट कि 31 दिसंबर 2021 तक भारत की अडल्ट पॉपुलेशन को हम लोग वैक्सीनेट कर देंगे, ये अपने आप में चैलेंजिंग है। क्यों? अगर आप देखेंगे पहली बात तो इसमें डिक्लाइन हुआ है, कमी आई है और ये लगभग आप देखें इसमें कमी के 91 लाख से बहुत नीचे ये चली गई है। और इसके लिए ज़रूरी क्या है कि हमें 86 लाख डोज जो है पर डे एडमिनिस्ट्रेट करनी पड़ेगी। ये नंबर अभी 30-40 लाख है, तो इस हिसाब से तो पूरी एडल्ट पॉपुलेशन को 31 दिसंबर तक रोल आउट करना या वैक्सीनेट करना इतना आसान नहीं होने वाला है। अब तक भारत में केवल 33% पॉपुलेशन को सिंगल डोज लगी है और केवल 8% जो पॉपुलेशन है उसको फुली वैक्सीनेट में कंसिडर किया जाता है। अगर आप इसको कंसिडर करेंगे यूनाइटेड स्टेट्स और यूके से, यूनाइटेड स्टेट वो कंट्री जहां पर भारत से भी ज़्यादा केस रिकॉर्ड किए गए और अभी भी वहां पर 15,000 से नीचे केसेज जो है रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। भारत में अभी भी 40,000 के आसपास केसेज हैं। इनके अलावा डेली डेथ भी हो रही है, राइज भी हो रही है और यूके और USA दोनों में केसेज इंक्रीज हैं, लेकिन यहाँ केसेज बढ़ते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है इंडिया और इनके कॉन्टेक्स्ट में इन कंट्रीज़ ने, यूके और US ने तेज़ी से वैक्सीनेट किया अपनी पॉपुलेशन को, जबकि भारत अभी भी बहुत पीछे है पूरी कंट्री को वैक्सीनेशन करने के मामले में, खासकर अडल्ट पॉपुलेशन को। इनके अलावा इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है अब पूरे कंट्री के अंदर धीरे धीरे नॉर्मलाइज हो रही है। तो ज़रूरी है कि आने वाले टाइम में इस तरह की कोई थर्ड वेव इस तरह की चीज़ें ना हो। उसके लिए ज़रूरी है कि हम अपनी पॉपुलेशन को जो है वो एक तरीके से वैक्सीनेशन के प्रोसेस को और ज़्यादा रैंप अप करें और जो ढीला ढाला इस तरह की एक्टिविटीज़ है, चाहे किसी की भी कमी हो, स्टेट की हो, प्राइवेट सेंटर की हो, कहीं से भी प्रॉब्लम आ रही हो, बूस्टअप करने की ज़रूरत है। और इनमें यहाँ पर कोवैक्सीन के बारे में बोला गया कि कोवैक्सीन जो है इनएडिक्वेट सप्लाई कर रहा है, उसको सप्लाई बढ़ाने की रिक्वायरमेंट है ताकि तेज़ी से जो है पॉपुलेशन को वैक्सीनेट करें और 31 दिसंबर तक जो टारगेट सेट किया गया है वो हासिल हो सके। इसके बाद सेकेंड एडिटोरियल है शोविंग द वे आउट करके एक आर्टिकल दिया गया है। इस आर्टिकल में बात की गई है नेपाल के अंदर जो इस टाइम घटनाएं हो रही है उसके बारे में। नेपाल में नए प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं और उन्होंने एक तरीके से शपथ ली, उनके मिनिस्टर्स ने बातचीत एक तरीके से उनके साथ शपथ ली। लेकिन नेपाल में यहाँ पर जो चीज़ें हुई है पॉलिटिकल डिस्टेबलाइजेशन के बाद कुछ रूलिंग आई सुप्रीम कोर्ट की और अभी भी मैं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी नहीं है। क्यों? देखिए, नेपाल में नए प्राइम मिनिस्टर बने, सुप्रीम कोर्ट ने ओवर रूल कर दिया मिस्टर ओली यानी KP शर्मा ओली जो कि केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर थे नेपाल के, उनको ओवर रूल किया। और प्रेसिडेंट विद्यादेवी भंडारी, इन दोनों का जो रिलेशन है, क्योंकि ये पहले कलीग थे, एक ही पॉलिटिकल पार्टी से रिलेट करते थे, तो प्रेसिडेंट विद्यादेवी भंडारी के बहुत सारे एक्शन को लेकर भी डिबेट है कि इन्होंने जो स्टेप लिए वो कितने सही थे कितने गलत थे। तो इसी चीज़ को लेकर इस आर्टिकल में एनालिसिस किया गया। हालांकि आर्टिकल के बीच में नेपाल के इंटरनल पॉलिटिक्स के बारे में भी डिस्कशन किया गया है कि कैसे कौन सी पार्टी किसको सपोर्ट करती है। तो यहाँ पर नेपाल के बारे में थोड़ा सा बता दूँ कि रिसेंट में हुआ क्या है। नेपाल में KP शर्मा ओली जो कि वहाँ के प्राइम मिनिस्टर थे 2020 में, दिसंबर 2020 में उन्होंने हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, जैसे हमारे यहाँ पर लोकसभा, उसको भंग कर दिया था और अनाउंस किया था कि नए इलेक्शन होंगे। लेकिन
फिर फरवरी में सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई, उन्होंने इसको कैंसिल कर दिया था। फिर एक बार उन्होंने भंग कर दिया क्योंकि उन्होंने मेजोरिटी खो दी थी और नए सिरे से इलेक्शन के बारे में बातचीत चल रही थी। इन सब के बीच में सुप्रीम कोर्ट की 5 मेंबर की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने डिसीजन लिया कि जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है उसको जो है वो फिर से रीइंस्टेट करेंगे और वहाँ पर जो सेशन है या और उनको इवन न केवल उनको कहीं ना कहीं हाउस को दोबारा से एक तरीके से रीइंस्टेट किया, बल्कि यहाँ पर नए प्राइम मिनिस्टर देवबा जो है, शेर बहादुर देवबा, इनको बनाया है। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है, नेपाल में मैं एक वर्ड यूज़ किया था कि अभी भी पॉलिटिकल स्टेबलाइजेशन को लेकर प्रॉब्लम है। क्यों? देखिए, नेपाल के अंदर अभी वोटिंग ट्रस्ट वोट यानी इनको मेजोरिटी प्रूव करनी है 30 दिन के अंदर अंदर, और जो उनका कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट है, कुछ एक्ट के अंदर 76 है, इस तरह का कोई आर्टिकल है जिसमें मेंशन किया गया मेजोरिटी के बारे में। वो सब पढ़ने ज़रूरी नहीं है। यहाँ पर आप देखेंगे कि इनको मेजोरिटी प्रूव करनी है। अगर मेजोरिटी प्रूव नहीं कर पाते हैं तब नेपाल के अंदर एक और स्टेबलाइजेशन जो है देखने को मिल सकता है, और दूसरा इनस्टेबलाइजेशन इनके अलावा यहाँ पर क्योंकि इनकी अकेले की पॉलिटिकल पार्टी के पास मेजोरिटी नहीं है, बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ का अलायंस चाहिए, और जब किसी भी कंट्री में बहुत ज़्यादा अलायंस आते हैं तो उस कंट्री की स्टेबिलिटी को लेकर बहुत ज़्यादा एक तरीके से डाउट भी रहता है कि ये स्टेबल होगा कि नहीं होगा। और इंडिया को क्यों पढ़ना है, देखिए इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में क्यों इंपॉर्टेंट है। इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में इसलिए इम्पोर्टेंट है कि नेपाल के अंदर अगर इंस्टेबिलिटी होती है, क्योंकि नेपाल इमीडिएट नेबर है भारत का, और इंडिया एंड चाइना के बीच में एक बफर स्टेट की तरह है, यानी यहाँ पर कुछ भी एक्टिविटीज़ होना उसका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इंडिया पर असर होगा। इसलिए भारत के लिए भी टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इंडियन नेपाल के रिलेशन को लेकर या नेपाल के अंदर जो ये सारी चीज़ें हो रही है, कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस बोल सकते हैं, या यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर का एक तरीके की चीज़ें होती जैसे चेंज हो रहे हैं बार बार, वो सारी चीज़ों के बीच में क्या नेपाल स्टेबलाइज कर पाएगा और क्या इससे भारत और नेपाल के रिलेशन प्रभावित होंगे। मेंस जीएस पेपर 2 के अंदर आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन हो सकता है, क्योंकि इंडियन नेबर आपके सिलेबस के अंदर मेंशन किया गया है। इसके बाद मेकिंग वेलफेयर कंडीशनल इज ए स्टैम्प ऑफ कोरिजन, यानी वेलफेयर को कंडीशनल बना देना, ये क्या जोर ज़बरदस्ती से या इस तरीके से फोर्सफुली ये सही है या नहीं है। यह आर्टिकल अगेन डिस्कशन करता है उत्तर प्रदेश में पॉपुलेशन कंट्रोल लॉ या एक तरीके से पॉलिसी वहाँ पर अपनाई गई, उसके बारे में बात करता है। और इसके अलावा इसमें कई सारे टॉपिक पर डिस्कशन किया गया। 11 जुलाई 2021 को वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ, उन्होंने अनाउंस किया यूपी जो एक पॉपुलेशन पॉलिसी को रिलीज़ किया गया। इसका टारगेट रखा गया कि जो अभी टोटल फर्टिलिटी रेट है 2.7, इसको 2026 तक 2.1 करना है, यानी पॉपुलेशन कंट्रोल को लेकर ये काम करेंगे। इसके बारे में इन्होंने डिसीजन लिया था। इससे पहले वहाँ के लॉ कमीशन ने उत्तर प्रदेश पॉपुलेशन कंट्रोल स्टेबलाइजेशन एंड वेलफेयर बिल 2021 जो है वो अनाउंस किया था। इसमें इंसेंटिव्स और डिसइंसेंटिव्स यानी क्या लोगों को बेनिफिट होगा जो इसको फॉलो करेंगे और क्या नुकसान होगा जो इसको फॉलो नहीं करेंगे, राइट। तो इसमें जनरली फोकस किया गया 2 चाइल्ड नॉर्म्स के बारे में, और कोशिश की जाएगी कि फैमिली जो है वो जो इसको फॉलो करेंगे उनको बेनिफिट मिलेंगे, या जो नहीं फॉलो करेंगे उनको बेनिफिट नहीं मिलेंगे। जैसे अगर आप देखेंगे इसमें बेनिफिट्स के बारे में बात करें कि इसमें क्या क्या बेनिफिट होंगे जो इसको फॉलो करेंगे, तो यहाँ पर मेंशन किया गया कि अगर आप इन पॉलिसी को 2 चाइल्ड नॉर्म को फॉलो करते हैं तो आपको इंक्रीमेंट दिया जाएगा अगर आप सर्विस के अंदर है। सब्सिडी जो है वो हाउस लोन पर, या एक तरीके से अगर आप कोई हाउस परचेज करते हैं उस पर सब्सिडी दी जाएगी। मैटरनिटी और पैटर्निटी लीव दी जाएगी विद फुल सैलरी अलाउंसेज। इसके अलावा आपको जो है हेल्थ केयर एंड इंश्योरेंस कवरेज जो है वो एक तरीके से प्रोवाइड किया जाएगा। इसके अलावा अगर आप डिसइंसेंटिव्स की बात करेंगे कि अगर आप इन चीज़ों को फॉलो नहीं करेंगे तब आपको गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड वेलफेयर स्कीम से आपको वो बेनिफिट नहीं मिलेंगे, आपको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। इसके अलावा आप डिस्क्वालीफाई किए जा सकते हैं, किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, या जो प्रमोशन के अंदर बेनिफिट इनको डिनाई किया जा सकता है। इनके अलावा आप लोकल अथॉरिटीज़ या बॉडीज़ के अंदर इलेक्शन लड़ने से जो आपको प्रोहिबिटेड किया जा सकता है। अब सवाल उठता है कि ये सारे डिसीजन जो है ये जो डिसीजन है वो आप इम्प्लीमेंटेशन जो करते हैं ये क्या फोर्सफुल इम्प्लीमेंटेशन करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए, डिबेटेबल टॉपिक है, और एनालिटिकल टाइप में भी क्वेश्चन आपसे हो सकते हैं। तो यहाँ पर ये फोकस करते हैं कि ज़रूरी क्या है। डेफिनेटली पॉपुलेशन ग्रोथ को जो है वो
कंट्रोल करना चाहिए, लेकिन इसके लिए बहुत सारे मेजर हैं। मेजर में आप देखेंगे पब्लिक हेल्थ और एक्सेस टू एजुकेशन इंप्रूव कर दीजिए, वहाँ पर चीज़ें आप देखेंगे ओवरऑल जहाँ जहाँ हेल्थ और एजुकेशन एक्सेस जो इम्प्रूव हुई है वहाँ पर पॉपुलेशन कंट्रोल जो है देखने को मिली है। इनके अलावा यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से बोला गया कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी उन्होंने बोला था एफिडेविट के अंदर, और उन्होंने ये भी बोला था कि हम लोग इंटरनेशनल लॉ जितने भी होंगे उनको फॉलो करने के लिए कमिटेड है। एक इसमें मेंशन किया गया है इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन पॉपुलेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1994। इनके अलावा बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट के बारे में बात किया गया आर्टिकल 21 के अंदर। इसमें बात किया गया कि ये एक तरीके से रिप्रोडक्टिव जो है वो एक पर्सनल चॉइस है। यहाँ पर राइट टू प्राइवेसी के बारे में बात किया गया, ये एक फंडामेंटल राइट्स जो है उसको रिलेट किया गया है पॉपुलेशन से या पॉपुलेशन कंट्रोल के बिल की कैसे ये वॉयलेट करता है एक फंडामेंटल राइट्स को भी। इन सब के अलावा अगर आप देखेंगे इसके नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं। देखिए देश के अंदर अभी भी सेक्स रेशियो या लिंग अनुपात जो इनबैलेंस है, यानी एक मेल और फीमेल के बीच में अभी भी गैप देखने को मिलता है। अगर 2 चाइल्ड पॉलिसी को फोर्सफुली इम्प्लीमेंटेशन किया जाता है तो वो प्रॉब्लम हो सकती है कि बहुत सारे डॉटर्स को यानी लड़कियों को जो है वो कहीं ना कहीं उनकी हत्याएं की जा सकती है, या आप देखेंगे उनको एक तरीके से अर्ली अबॉर्शन, इस तरह की जो इलीगल एक्टिविटीज़ है वो देखने को मिल सकती है, जो कि और ज़्यादा इनबैलेंस कर सकता है सेक्स रेशियो को। तो यहाँ पर बहुत सारी प्रॉब्लम जो है वो देखने को मिलेगी, क्योंकि आज भी जनरली ट्रेंड देखने को मिलता है अगर 2 चाइल्ड पॉलिसी में जो प्रायोरिटी दी जाती है वो मेल एक तरीके से बच्चे को दी जाती है, ये एक तरीके से प्रॉब्लम है। और अगर ये कंटिन्यू रहता है ये इस तरह की पॉलिसी को फोर्सफुल, ये एक तरीके से इनकी चिंताएं हैं, यानी जो राइटर है उत्तर है वो बोल रहा है कि ये प्रॉब्लम हो सकती है, इनको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। और जब पूरे देश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एक तरीके से कैंपेन चलाया गया, जिसका मकसद ये था कि जहाँ जहाँ ये इनबैलेंस है यानी लिंगानुपात में इनबैलेंस देखने को मिलता है उसको कवर करना है, और अगर फोर्सफुल इस तरह की पॉलिसी होती तो ये प्रॉब्लमेटिक हो सकता है उसको इम्प्लीमेंटेशन करने में, जो उसके टारगेट उसको अचीव करने में। ये सारी चीज़ें इसमें डिस्कशन की गई है। आप एग्जाम्पल इसमें कोट कर सकते हैं, क्योंकि चाइना के अंदर भी 2 चाइल्ड पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किया गया, फोर्सफुली इम्प्लीमेंट किया गया, तो वहाँ पर भी जो लिंग अनुपात है सेक्स रेशियो वो इनबैलेंस आपको देखने को मिलेगा। तो ये कुछ कंसर्न है कि पॉलिसी को इम्प्लीमेंटेशन करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, उसमें से ये एक एजुकेशन को जो है बूस्टअप करना, हेल्थ को बूस्टअप करना, ये एक तरीके हो सकते हैं। इसके बाद पेज नंबर 8 पे हम लोग जाएंगे। पेज नंबर 8 पे मेंशन किया गया इंडिया एंड रशिया जो होल्ड करेंगे 2+2 मिनिस्ट्रियल मीट। यहाँ पर 2+2 मिनिस्ट्रियल मीट का मतलब क्या है कि भारत के जो 2 मिनिस्टर हैं, जिनमें इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर और रशिया के फॉरेन और डिफेंस मिनिस्टर जो है मीटिंग करेंगे। किससे पहले रशिया के जो प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन इंडिया के अंदर आएंगे, क्योंकि एनुअल जो समिट होती है जिसमें एक बार रशियन प्रेसिडेंट यहाँ पर आते हैं और दूसरी बार भारत के प्राइम मिनिस्टर जो है वो रशिया के अंदर जाते हैं। इनके अलावा बहुत सारे टॉपिक पर रशिया के ये एनवॉय है, इन्होंने बातचीत करी, जैसे इन्होंने तालिबान और इंडिया की टॉक्स को लेकर जो अभी रमर्स थे कि भारत और तालिबान ने बातचीत करी है इनडायरेक्टली, इस तरह की चीज़ों पर बोला कि तालिबान जो है वो अफ़गानिस्तान के अंदर प्रेजेंट है, तो इंटर अफ़गान टॉक्स के लिए उसका इंक्लूड करना ज़रूरी है, या उससे बातचीत करना, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सभी कंट्रीज़ का टारगेट ये है कि अफ़गानिस्तान के अंदर पीस एस्टेब्लिशमेंट की जाए। यहाँ पर बात की गई, अगर आप दोनों कंट्रीज़ के बीच में 2+2 मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस की मीटिंग की बात करेंगे तो इसमें बोला गया ट्रेड एंड इकोनॉमिक पर दोनों काम करेंगे, जिसमें डिफेंस को लेकर, क्योंकि भारत और रशिया के जो रिलेशन है वो डिफेंस को लेकर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, यानी दोनों कंट्रीज़ के रिलेशन का ओवरऑल आप एनालिसिस करेंगे तो इसमें डिफेंस प्रायोरिटी है। व्लादिमीर पुतिन भारत आएंगे कि नहीं आएंगे उसको लेकर उन्होंने बताया कि ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करेगा एपिडेमोलॉजिकल सिचुएशन कोविड-19 के ऊपर कि उस टाइम कैसी सिचुएशन रहती है। इनके अलावा ये प्लानिंग की जा रही है कि ब्रिक्स की, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की और G20 जो समिट्स हैं उनको एक साथ ऑर्गेनाइज क्यों न कर दिया जाए, क्योंकि ब्रिक्स जो है वो इंडियन प्रेसिडेंसी के अंडर होगा, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग सितंबर में है और G20 की समिट जो है अक्टूबर के अंदर है। तो इनको लेकर प्लानिंग की जा रही है कि एक साथ ये मीटिंग हो जाए ताकि जो है ट्रैवलिंग ना करनी पड़े बहुत ज़्यादा, और क्योंकि ये सिचुएशन पे डिपेंड करे कोविड-19 की सिचुएशन उस टाइम पे कैसी है। इसके बाद पेज नंबर 9 पे नीचे अगर आप जाएंगे तो 2 इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है। पहला LAC पर यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को लेकर
भारत और चाइना के फॉरेन मिनिस्टर ने जो अभी ताजिकिस्तान के अंदर हैं दोनों, क्योंकि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के पार्ट है, इन्होंने डिस्कशन किया, बातचीत करी और बायलैटरल टाइज को लेकर कैसे इंडिया एंड चाइना जो है सॉर्ट आउट कर सकते हैं इश्यूज़ को, उनको लेकर इन्होंने डिस्कशन किया। और यहाँ पर बात की जा रही है कि इंडिया एंड चाइना के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं इन्होंने डिस्कशन किया कि भारत और चाइना के बीच में जो LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर जो इश्यूज़ है उनको कैसे डिसएंगेजमेंट के थ्रू सॉर्ट आउट किया जा सकता है। जैसे आप देखेंगे कि पेंगोंग लेक में 2021 में फरवरी के बाद जो डिसएंगेजमेंट हुआ था फर्स्ट राउंड का, उसके बाद कोई फिजिकल क्लैश इस तरह की चीज़ें नहीं हुई, लेकिन भारत और चाइना के बीच में अभी भी बहुत सारे एरियाज हैं लाइन ऑफ कंट्रोल पर, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर, जहाँ पर देपसांग, गोगरा, हॉट स्प्रिंग, इन एरियाज़ में भी जो है वो डिसएंगेजमेंट होना बाकी है। तो ये इन्होंने बोला कि हम उम्मीद करेंगे जल्दी से जल्दी चीज़ें सॉर्ट आउट हो। और अभी 25 जुलाई को जो है मिलिट्री लेवल की बातचीत भी होने वाली है और दोनों ने बोला कि हम एक दूसरे से टच में रहेंगे ताकि इन चीज़ों को जल्द से जल्द रिजोल्व किया जा सके। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे भारत के प्राइम मिनिस्टर और यहाँ पर प्रेसिडेंट जो है मालदीव्स के, उनके बीच में बातचीत हुई। और मालदीव्स में रिसेंटली एक कैंपेन बहुत ज़्यादा हाईलाइट रहा था, इंडिया आउट, कि इंडिया को बाहर निकालो। क्यों? देखिए बहुत सारे जो पॉलिटिशियन हैं मालदीव्स के अंदर, खासकर जो इब्राहिम सोली के ओपोनेंट हैं, वो ये बोलते हैं कि मालदीव्स में इंडिया इंटरफेरेंस कर रहा है या मालदीव्स में एक तरीके से वो नहीं चाहते कि इंडिया एक तरीके से काम करे, डेवलपमेंट करे, जो भी आप चीज़ें बोल सकते हैं, उनको लेकर वो हमेशा विरोध करते रहते हैं। तो इस कॉन्टेक्स्ट में आप देखेंगे भारत की तरफ से भारत के प्राइम मिनिस्टर ने इसमें फोकस किया। सागर एक स्कीम है, उसके बारे में डिस्कशन किया जिसका नाम है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। इसके अलावा उन्होंने बताया कि ये जो आइलैंड कंट्री है मालदीव्स, ये सेंट्रल पिलर की तरह है और इंडिया की नेबरहुड पॉलिसी के अंदर एक इम्पॉर्टेंट रोल जो है प्ले करता है। इनके अलावा मालदीव्स में वहाँ के जो पहले प्रेसिडेंट थे या इससे पहले जो प्रेसिडेंट थे, फॉर्मर प्रेसिडेंट, उनको वो काफ़ी एक तरीके से ओपोनेंट में देखे जाते हैं इंडिया के, लेकिन जो प्रेसिडेंट सोली है वो इंडिया और मालदीव्स के रिलेशन में काफ़ी मतलब पॉजिटिवली आप बोल सकते हैं। आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस होते हैं इन कंट्रीज़ के जो हेड ऑफ द स्टेट होते हैं उनके बीच में। भारत और अगर मालदीव्स की बात करें तो पेंडेमिक में भारत ने बहुत मदद करी थी, चाहे वैक्सीन को लेकर हो या इसमें आप मेडिकल इक्विपमेंट को लेकर हो। इनके अलावा मालदीव्स और भारत के बीच में आडू अटोल को लेकर एक इशू जो है उसको लेकर कोई खास डिस्कशन नहीं हुआ। और इससे पहले भारत के प्राइम मिनिस्टर ने यहाँ पर इनको कॉन्ग्रेचुलेट किया कि यहाँ के जो फॉरेन मिनिस्टर अब्दुल्ला शाहिद वो प्रेसिडेंट बने यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के। देखिए प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी दोनों में डिफरेंस होता है। प्रेसिडेंट 1 साल के लिए होता है, जनरल सेक्रेटरी लंबे पीरियड के लिए हो सकता है, तो वो भी रीअपॉइंट हुए हैं। तो दोनों इन्फॉर्मेशन जो है छोटी छोटी इंपॉर्टेंट है इंडिया एंड मालदीव्स के रिलेशनशिप को लेकर। इसके बाद बात करेंगे पेज नंबर 13 और पेज नंबर 13 पे जो है ये फॉरेन अफेयर या वर्ल्ड अफेयर का ये सेक्शन है। तो इसमें बहुत सारी न्यूज़ है, लेकिन मैं आपको ब्रीफ में बता दूं कि इसमें हो क्या रहा अभी फिलहाल पूरी दुनिया में। देखिए सबसे पहले बात की जा रही है तालिबान ने जो बॉर्डर क्रॉस पाकिस्तान के आसपास का जो बॉर्डर एरियाज है इसको कहीं ना कहीं इन्फॉर्मेशन ने कुछ पार्ट को कैप्चर कर लिया है, राइट। और यहाँ पर इसी से अगर आप रिलेट करेंगे तो जॉर्ज बुश जो कि USA के फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने बोला कि जो डिसीजन लिया गया कि सडनली पुल आउट किया गया एक तरीके से जोई बाइडेन ने, ये वर्स्ट डिसीजन है, एक बड़ी मिस्टेक है और इसके जो रिजल्ट होंगे वो अनस्पीकेबल हो सकते हैं, यानी बहुत बड़ा नुकसान ये हो सकते हैं, यानी इसके परिणाम जो है बहुत खतरनाक हो सकते हैं, ये एक इन्होंने बोला। इसके बाद एक इन्फॉर्मेशन आई कि थी पाकिस्तान के अंदर बस ब्लास्ट हुआ और उसमें 9 चाइनीज जो है वो मारे गए। और इसके अंदर ये अटैक जो है चाइना ये बोल रहा है कि ये बॉम्ब अटैक है और कहीं ना कहीं लिंक किया जा रहा है इस चीज़ को कि जैसे जैसे तालिबान बॉर्डर एरियाज़ को सेज कर रहा है वो वार्न कर रहा है। इवन इससे पहले पाकिस्तान की आर्मी पर अटैक हो, कल जो हमने देखा कि टर्की को वार्न उन्होंने किया है कि आप इस तरह की हमारे इसमें इंटरफेयर मत करिए। ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा और छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन, क्यूबा ने रिस्टोर कर दिया इंटरनेट एक्सेस। क्यूबा वो कैरिबियन कंट्री जहाँ पर अभी एंटी गवर्नमेंटल प्रोटेस्ट हो रहे थे उन सब के बीच में इंटरनेट बंद कर दिया था, बाद में रिस्टोर वहाँ पर कर दिया गया है। इसके अलावा यहाँ पर आप देखिए यूनाइटेड स्टेट ने आसियान कंट्री को बोला कि म्यांमार पर प्रेशर क्रिएट करिए ताकि जो है वहाँ पर म्यांमार की जो गवर्नमेंट है या म्यांमार में जो एक तरीके से मिलिट्री ने पावर कैप्चर करी है उस पर प्रेशर क्रिएट करी ताकि
म्यांमार में जो क्राइसिस है उसको एंड किया जा सके और जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है उसको जो फिर से सत्ता में वो आ सके। इसके बाद आप देखेंगे साउथ अफ्रीका एक अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की बिल्कुल साउथ में एक कंट्री है, राइट, ये वाली। तो यहाँ पर क्या हो रहे हैं, यहाँ पर हो रहे हैं प्रोटेस्ट। यहाँ पर पूरी दुनिया में बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ पर प्रोटेस्ट हो रहे हैं, यहाँ पर भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं। और प्रोटेस्ट का रीज़न क्या है, बहुत सारे लोगों की डेथ भी हुई है, बहुत सारे लोग इसमें अरेस्ट भी किए गए हैं। रीजन क्या है, चार पांच रीजन इसमें मेंशन किए गए हैं। और इनमें आप देखेंगे पहली बात तो इस पूरे रीजन में एक तो फ्यूल की शॉर्टेज है, फूड की शॉर्टेज है, फार्मिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग एंड ऑयल रिफाइनिंग, इसके अंदर डिसरप्शन देखने को मिलता है, इसलिए इस रीजन के अंदर आपको प्रोटेस्ट देखने को मिलते हैं। इसके अलावा एंड में एक और इन्फॉर्मेशन है जो कि छोटी सी लेकिन इंपॉर्टेंट है। रशिया और यूनाइटेड स्टेट्स ने ये बोला है कि क्लाइमेट चेंज को लेकर वो दोनों जनरली काम करेंगे एक साथ। जनरली देखा जाता है कि यूएसए और रशिया के रिलेशन बहुत अच्छे नहीं है, लेकिन क्लाइमेट चेंज को लेकर बोलते हैं कि ये उनका कॉमन प्रॉब्लम है पूरी दुनिया के साथ, और वो इसमें शेयर और कॉमन अप्रोच रखते हैं, कॉमन इंटरेस्ट और सिमिलर अप्रोच रखते हैं। यूएसए के जो आप यहाँ पर देखें, यूएसए के जो स्पेशल एनवॉय बोल सकते हैं, क्लाइमेट एनवॉय जो है जॉन कैरी, वो विजिट करेंगे रशिया के अंदर और पेरिस एग्रीमेंट को लेकर बोला कि वो इसको फॉलो करते हैं, इसके जो गोल उनको अचीव करने को लेकर काम करेंगे। बिजनेस सेक्शन में कोई खास इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो आज के द हिंदू एनालिसिस में इतना ही। थैंक यू ऑल, जय हिंद।